वज़ीर आज़म साहब ने कल चीन में तकरीर की और पूरी दुनिया को ये बताया कि जब से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बने यानी कि अप्रैल 2022 से पाकिस्तान में करप्शन ही नहीं हुई है। अभी इतना बड़ा झूठ इंटरनेशनल ऑडियंस के बाद बोला, तो इस वजह से मैं दो सिर्फ वाक़यात बताऊंगा। ज़ाहिर है एक बहुत बड़ा तफसील है करप्शन की, और वो इनके अपने सोर्सेस के बताऊंगा। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान की 2 रिपोर्ट्स हैं। एक उन्होंने वीट स्कैंडल पर पार्लियामेंट में सबमिट की, वजीर आजम को सबमिट की, और उसमें यह बताया गया कि 300 बिलियन रुपए के करप्शन हुई है, 300 बिलियन रुपए की। और हमारे वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि करप्शन ही कोई नहीं हुई। मेरा ख्याल है उनको डिक्शनरी खोल के करप्शन के मीनिंग समझने की जरूरत है कि करप्शन कहते हैं, करप्शन कहते हैं जो अशराफिया की, फैसला साजों की जेबों में जाता है। और उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल एक और जो बड़ा स्कैंडल है, शुगर स्कैंडल, जिसमें 300 बिलियन, और ये अगेन अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान ने पार्लियामेंटरी कमेटी में जाके बताया कि ये जो रिसेंट प्राइस इंक्रीजेस हुई हैं इसकी वजह से 300 बिलियन रुपए शुगर मिल ओनर्स की जेबों में गया। शुगर मिल ओनर्स हैं कौन? सारे के सारे वो हैं जो कि फैसला साजी करते हैं, जिनकी हुकूमत है, जो वजीर आजम के बेटे हैं, खुद जहांगीर तरीन हैं, चौधरीज हैं, आई मीन यू नेम इट, जरदारीज हैं, सारे के सारे शुगर मिल ओनर्स हैं। 300 बिलियन अकाउंटेंट जनरल ने कह दिया और वजीर आजम साहब ने हड़प कर दिया। उनको पता ही नहीं कि 300 बिलियन गए कहाँ हैं। और उन्होंने ये वादा किया था कौम के साथ जब ये शुगर स्कैंडल सामने आया है कि मैं कन्फ्रंट करूंगा शुगर माफिया को। उसको 2 महीने हो गए उस बात को, कोई एक्शन नहीं लिया गया। खुद मेरा ख्याल ख्वाजा आसिफ की अगर वो फ्लोर ऑफ द हाउस में सुन लेते वजीर आजम, वो खुद अपने सियालकोट के बारे में कह रहे हैं कि कितनी करप्शन हो रही है। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। तो वजीर आजम साहब को ये याद दिलाने की जरूरत है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट। हाँ, क्योंकि आपने मीडिया को इतना कंट्रोल किया हुआ है, इस वजह से वो करप्शन की कहानियां उस तरह से नहीं आती जिस तरह से पहले आती थी। दूसरी चीज़ है फ्लड्स के हवाले से, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि फ्लड्स आए, वो तो जाहिर सी बात है, हम सबको अफसोस है। बट मैं ये समझता हूँ कि इसको ये सारा का सारा कसूरवार नेचुरल रीजन्स को देना और क्लाइमेट चेंज को देना, ये जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ। सलमान साहब ने एक जिक्र किया था कि 2022 में जब सैलाब आए थे, क्योंकि मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत की नाअहली है जिसकी वजह से करोड़ों पाकिस्तानी आज सफ़र कर रहे हैं, करोड़ों अवाम सफ़र कर रहे हैं। 26 अगस्त को ये आपके रिकॉर्ड में और आपके अखबारात में 27 की फर्स्ट हेडलाइन थी सबसे बड़ी कि पंजाब डूब गया। मरियम नवाज 26 तारीख तक जापान में थी, 26 तारीख तक। इसका मतलब है कोई डिजास्टर सिस्टम नहीं था, इसका मतलब है कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं था, या अगर था तो फिर तो क्वेश्चन, फिर तो और बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको वापस भाग के आना। ब्यूरोक्रेट्स वहाँ, चीफ सेक्रेटरी वहाँ बैठे थे जापान में, सीनियर मिनिस्टर वहाँ बैठी हुई हैं, चीफ मिनिस्टर वहाँ बैठी हुई हैं, बाकी सारे 4, 5, 6 मिनिस्टर्स और बैठे हुए। मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ पॉलिटिक्स में कि कौन कौन गया था, जहाज़ क्यों भर के लेके गए थे, वो एक अलग मौजूद है। तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप 27 को लैंड करती हैं, 27 के डॉन और दूसरे अखबारात आप उठा के देख लें कि उसमें क्या हेडलाइंस है पंजाब में सैलाब के हवाले से। Where does she go? She goes to मरी। क्यों? वहां बड़ों की बैठक होनी है, किस लिए? कि जी हमने कब तक रहने ये निज़ाम को आगे लेके चलना है। अभी आप मुझे बताएं कि ये सीरियसनेस है कि आप निज़ाम को अगले 5 या 10 साल आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह ने जिक्र किया, और आपको इतनी अर्जेंसी नहीं है कि आप जाएं लाहौर में। बाय द वे, शी वॉज टू गो टू लाहौर, जाहिर सी बात है लाहौर कैपिटल है और सिचुएशन भी है। शी केम टू, जहाज इस्लामाबाद आया ताकि वो रश करके जा सके। अभी इतनी कैजुअलनेस है। मैंने आपको मोहम्मद औरंगजेब का बयान बता दिया $11 बिलियन के हवाले से। ख्वाजा आसिफ ने कल तकरीर की है फ्लोर ऑफ द हाउस, और उन्होंने कहा यह गलत है कि अगर हम आसमानों को ब्लेम करें या क्लाइमेट चेंज को ब्लेम करें इसे सैलाबों की वजह से, हमारा कसूर है, हमने वो ऐसे काम किए, हमने वहाँ इजाज़त दी कॉलोनीज बनाने की। ये ख्वाजा आसिफ ने कहा है, जहाँ हमें नहीं देनी चाहिए थी। और आपको भी पता है कि उसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर मिनिस्टर, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर, उन्होंने जियो न्यूज़ के सामने ये कहा कि हज़ारों लोगों को हमने मरवा दिया बिकॉज हमने कुछ हाउसिंग कॉलोनीज को बचाना था, अशराफिया को बचाना था। ये दिस इज हिज वर्ड्स, नॉट माय वर्ड। तो आप खुद सोचिए, अब ये जो सैलाब आ गई, ये तबाही होगी, इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस कौन बर्दाश्त करेगा? पाकिस्तान के अवाम, करोड़ों अवाम बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान ऑलरेडी जो सिचुएशन में गुर्बत, उसमें इजाफा होगा। ऑलरेडी 45% है, जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा थी। अब ये तकरीबन अगले 6 महीने में आप देखेंगे ये 50% तक पहुंच जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट जो 22% है, पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट है। जाहिर सी बात है, जब आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन जो ख़राब होगी, मज़ीद ख़राब होगी जो अभी है, उसमें फिर आप 22% से पता नहीं 30% पहुँच जाए, 25% पहुँच जाए, बट कम होने का कोई चांस नहीं।
आपकी ग्रोथ जो पिछले 3 साल से 1.62 एवरेज कर रही थी वो मजीद ख़राब होगी। अगर ये सब 4 साल का है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इतना शोर मचाया गया, आज भी चीन बैठे हुए हैं और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। दर्जनों मुल्कों का दौरा किया, दर्जनों मुल्कों का दौरा किया पिछले 3-3.5 साल में। आप मुझे $1 का फ़र्क बता दें कि वो कौन सा लेके आए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, $1 का फ़र्क बता दें, वहीं के वहीं खड़े हुए। तो आपने किया ये मैंने आपको बता दिया। और दूसरी बात ये है कि जितने इदाद शुमार हैं, जो एक जिक्र किया था सलमान ने इसका ट्रेड डेफिसिट का, पाकिस्तान की मईशत चल किस पर रही है? पहले भी मैंने कहा, हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान को लोन्स मिल जाएं, पाकिस्तान के दोस्त ममालिक रोल ओवर करते हैं जो पैसे उन्होंने स्टेट बैंक में रखवाए थे, और पाकिस्तान के वर्कर्स जो हैं वो खून पसीने की कमाई करके रेमिटेंस के ज़रिए यहाँ गए। एक्सपोर्ट तबाह हाल है। अभी नंबर्स जो आए हैं जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, $6 बिलियन सिर्फ दो महीने में ट्रेड डेफिसिट हो गया, यानी कि अलार्मिंग इंक्रीज़ है। यानी कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही हैं और इंपोर्ट्स $11 बिलियन 2 महीने में हो गई हैं। तो अगर यही ट्रेंड रहेगा तो आप सोचिए, हम वी आर बैक टू स्क्वायर वन, जहाँ से हमने शुरू किया था। करंट अकाउंट डेफिसिट भी ऊपर जाएगा, ट्रेड डेफिसिट भी ऊपर जाएगा, और जाहिर है उससे जो भी मुश्किलात आती है इकॉनमी में। सो बात ये है कि, और मैं एक पानी के हवाले से सीरियसनेस बता दूँ हुकूमत पाकिस्तान की, ये जो बजट आया है इसमें वाटर एलोकेशन 45% पिछले साल के मुकाबले में कम की गई है। अभी आपको पूछें कि भाई, आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज, आप कहते हैं वाटर रिसोर्सेज, आप कहते हैं कि हमने इस शोबे को तरजीह देनी है, और आपने 45% एलोकेशन कम कर दी। आई मीन, कोई लिमिट होती है आपकी तरजीहात। बढ़ाई कहाँ है? एजुकेशन में कम किया, हेल्थ में कम किया, वाटर एलोकेशन में कम किया, टोटल में आके 45%। बढ़ाई कहाँ है? वो MNAs को और सेनेटर्स को जो इलेक्ट नहीं हुए हुए, उनको पैसे देने ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के वो काम करें और वहाँ से करप्शन में इजाफा हो। अभी ये आज की सूरत हाल है। एहसन इकबाल साहब इज़ अ विटनेस टू ऑल ऑफ दिस, और उनके सामने ये हो रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर है कि आपने पैसे देने हैं, क्योंकि हमने कंटिन्यूटी रखनी है, और कंटिन्यूटी रखने के लिए हमें इनको पैसे देने हैं, और जहाँ सबसे ज़्यादा कौम को ज़रूरत है उधर आपने काटना है। सो इकॉनमी वाइज पाकिस्तान इज़ गोइंग टू इन्फ्लेशन का जिक्र किया था अभी सलमान ने। जाहिर सी बात है, अभी जो सूरत हाल है एग्रीकल्चर के हवाले से, पिछले साल एग्रीकल्चर 5 मिलियन क्रॉप्स नेगेटिव में थी। अब जितनी क्रॉप्स हैं, राइस है, मेज़ है, दूसरी क्रॉप्स हैं, वो सारी बह गई हैं। तो अब आपका एक तो उस पर आएगा, प्रेशर आएगा कि आपको ये सारी चीज़ें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, और आपका फॉरेन एक्सचेंज उस पर लगेगा। और डॉलर के हवाले से मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, लेट मार्केट फंक्शन इंडिपेंडेंटली। ये जो ज़बरदस्ती कंट्रोल करके रखा हुआ है डॉलर को, इसके वैसे ही नताइज होंगे जैसे मुशर्रफ ने जब छोड़ा था, जैसे जब इसहाक डार ने छोड़ा था। क्योंकि आप जब ज़बरदस्ती कंट्रोल करके रखते हैं, मार्केट से ख़रीद के उठा के लेके आते हैं, आप क्रैक डाउन करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस रन नहीं करने देते, तो एक तो आपकी मईशत सफ़र करती है, आपकी इकॉनमी सफ़र करती है, और फिर उसके बाद आपको फॉरेन एक्सचेंज जब एकदम से खुलेगा, मार्केट फोर्सेस जब करेंगी, तो फिर आपका 300 भी जाएगा, और वो झटका आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।